ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूँगा। मैं डॉक्टर राज वर्मा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं आज हम यहाँ पर आईपीसी की क्लास को, और यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड चैप्टर की। हम लोग बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 53 से लेकर के 75 तक की हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए ज़रा ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग एक शॉर्ट व्यू देखते हैं। शॉर्ट व्यू के बाद में फिर आगे 1 बाई 1 सेक्शन भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए गाइस, तो मैं आपको लेकर चल रहा हूँ सीधे यहाँ पर। जरा स्लाइड की तरफ ध्यान दीजिएगा। चैप्टर 3 में बात की गई है दंडों के विषय में कि पनिशमेंट किसको कितना मिलेगा। यहाँ पर डेफिनेशन और केस लॉज की भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक शॉर्ट व्यू देख लेते हैं। उससे पहले आपको बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो मैं यूट्यूब पर भी अपलोड करता हूँ, तो मैं लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल पाए। चलिए गाइस, कंटिन्यू करते हैं हम आज की क्लास को। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर सेक्शन 53 की। 53 में क्या दिया हुआ? 53 में पनिशमेंट की बात की गई कि यानी कि दंड क्या होते हैं, इसके बारे में बात की गई है। वॉइस क्लियर है ना सभी को? एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए। यस सर। ओके गाइस, चलिए जरा ध्यान दीजिए। सेक्शन 53 में देखिएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन, निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 54 में आप यहाँ पर देखेंगे कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, यानी कि मृत्यु दंडादेश का लघुकरण की बात की गई। सेक्शन 55 में जरा ध्यान दीजिएगा, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण कितना हो सकता है, कितना कम किया जा सकता है, कम्यूटेशन कितना हो सकता है, सेक्शन 55 में डिफाइन किया गया। सेक्शन 55A में जरा ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यानी कि समुचित सरकार की डेफिनेशन दी गई, इसमें परिभाषा दी गई है। सेक्शन 56 को रिपील कर दिया गया है। सेक्शन 57 में देखिएगा, फ्रिक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, दंडाविधियों की भिन्न है। सेक्शन 58 में रिपील देखिएगा, रिपील की बात की गई, यानी कि निश्चित कर दिया गया। सेक्शन 59 भी रिपील हो गया। अब हम सीधे आपको लेकर चल रहे हैं सेक्शन 60 की तरफ। जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 60 में बात की गई है, सेंटेंस में बी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रेशनमेंट होली और पार्सली राइगरस और सिंपल। दंडादेश कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई कठिन भाग या सादा हो सकेगा। सेक्शन 61 को रिपील कर दिया गया। सेक्शन 62 भी रिपील हो गया। सेक्शन 63 में जरा हम ध्यान देते हैं, यहाँ पर अमाउंट ऑफ फाइन की बात की गई, यानी कि जुर्माने की बात की गई है। सेक्शन 64 में जरा ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस ऑफ इम्प्रेशनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, यानी कि जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश की बात की गई। सेक्शन 65 में जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 65 यहाँ पर बात करें, लिमिट टू इम्प्रेशनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रेशनमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल, जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदेश किए जा सकते हैं, तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 66 में डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रेशनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाए। नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 67 में इम्प्रेशनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली, जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो। नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेक्शन 68 में हम देखते हैं यहाँ पर इम्प्रेशनमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन, जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान हो जाना, यानी कि जब जुर्माने का पेमेंट कर दिया जाता है तो कारावास क्या हो जाएगा, पर्यवसान हो जाएगा, यानी कि टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 69 पर टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रेशनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शन पार्ट ऑफ फाइन, जुर्माने के आनुपातिक भाग के दे दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान। सेक्शन 70 पर एक नज़र डालते हैं, फाइन लेवियल within 6 years of during imprisonment, death not to discharge property from liability, जुर्माने का 6 मास के भीतर या कारावास के दौरान में उद्ग्रहणीय होना संपत्ति को दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती। सेक्शन 70। अब जरा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट हम आपको लेकर चल रहे हैं सेक्शन 71 की तरफ। लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, कई अपराधों से मिलकर बने अपराधों के लिए दंड की अवधि। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे सेक्शन 72 में पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंस, द जजमेंट स्टार्टिंग दैट इज डाउटफुल ऑफ विच, कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड जबकि निर्णय में यह कथित है
का दोषी है। सेक्शन एकांत परिरोध की बात करता है। कंफाइनमेंट मींस एकांत परिरोध की अवधि की बात करता है। लास्ट सेक्शन है यहाँ पर इस चैप्टर का, चैप्टर 3 जो आप पढ़ रहे हैं, 75 इनहांस पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस अंडर चैप्टर 12 और चैप्टर 17 आफ्टर प्रोविजन कन्विक्शन। पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात अध्याय 12 या 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड, ये सेक्शन 75 आपने यहाँ पर लिखा है इसमें क्या दिया हुआ है। चलिए अब हम चलते हैं 1 बाय 1 सेक्शन यहाँ पर डिस्कस करते हैं और इनमें क्या दिया हुआ है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मैं आपको सीधे लेकर चल रहा हूँ डायरेक्ट की तरफ, जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, ये मैंने बैरेट यहाँ पर लगा लिया है आईपीसी का, जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आज आप यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं चैप्टर 3 को। चैप्टर 3 यहाँ पर रिलेटेड है दंडों के विषय में। सेक्शन अगर हम 53 को एक बार देखें यहाँ पर, तो सेक्शन 53 बात कर रहे थे दंड क्या है। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, अपराधी संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय है वे हैं कौन कौन से, इनकी यहाँ पर बात की गई है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। जरा ध्यान दीजिएगा कौन कौन से हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ओहो, कंचन मैडम को क्या रिमूव हो गई नहीं लग रहा है मुझे। एक सेकंड रुकिएगा, लाइन पर रहिए। बाय मिस्टेक इनको वो करना था, ये रिमूव हो गई। एक मिनट, चलिए जरा ध्यान दीजिए। तो चैप्टर आप 3 यहाँ पर देख रहे हैं, दंडों के विषय में बात कर रहे थे। यहाँ पर दंड क्या है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, बात की गई कि अपराधी इस दंड संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय हैं वे हैं कौन से हैं। फर्स्ट यहाँ मृत्यु की बात की गई है, दूसरा यहाँ जीवन कारावास की बात की गई है, और तीसरा यहाँ पर रिपील कर दिया गया। चौथे दंड की जो बात की गई है वो कारावास, जो 2 भांति का है। अर्थात फर्स्ट में हम यहाँ पर बात करेंगे कठिन अर्थात कठोर श्रम के साथ में, दूसरा यहाँ पर बात की गई सादा की, यानी कि पांचवा यहाँ बात की गई संपत्ति का समापन, छठवां की गई है जुर्माने का। तो टोटल यहाँ पर 6 दंडों की बात की गई है। इन 6 में से एक रिपील हो गया, तो टोटल यहाँ पर 5 बचा हुआ है। तो 5 तरह के पनिशमेंट की बात करते हैं। तो 5 में जो पनिशमेंट है वो कौन कौन से हैं, जरा यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, फर्स्ट यहाँ पर डेथ की बात की गई कि यहाँ पर डेथ तक की बात की जाती है कि अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस किया जाता है जिसमें डेथ पनिशमेंट दिया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे दूसरा, जो दूसरा यहाँ पर बात की गई आजीवन कारावास से रिलेटेड ये है, और जो तीसरा था वो रिपील हो चुका है। चौथे को हम एक बार फिर देखेंगे। यहाँ पर कारावास जो 2 भांति का, 2 भांति कौन सा है, पहला तो यह तो कठिन अथवा कठोर श्रम की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर सादा कारावास की बात करते हैं। अगला जो 5वां है वो यहाँ पर हम संपत्ति का समापन की बात करते हैं। छठवां जो है वो जुर्माने की बात करें कि इसमें जुर्माना भी दिया जा सकता है। अब यहाँ पर ज़रा देखिएगा, तो सेक्शन 53 केवल 5 तरह के दंडों की अभी बात कर रहा है। टोटल 6 थे, जिसमें से तीसरा जो था वो यहाँ पर रिपील हो चुका है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 53A की तरफ हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सेक्शन 53A में क्या दिया हुआ देखिए जरा। यहाँ पर निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना इससे संबंधित है। तो निर्वासन का अर्थ कैसे लगाया जाएगा, सभी को स्क्रीन पर क्लियर दिख रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गाइस, एक बार कंफर्म कर दीजिए प्लीज़। ये सही दिख रहा है ना, किसी को दिक्कत तो नहीं है? ओके, चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन 53A आप जो स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर बात करें कि निर्वासन के प्रति अर्थ लगाने का मतलब क्या होगा। यहाँ पर सब क्लोज आप फर्स्ट पढ़ रहे हैं, और फर्स्ट में देखिए लिखा हुआ है कि उपधारा 2 के और उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन किसी अन्य तत्समय प्रवृत्ति विधि में, अन्य मतलब आईपीसी के अलावा भी कोई विधि है, या किसी ऐसी विधि या किसी निश्चित अधिनियमिति के आधार पर प्रभावशील किसी लिखित या फिर आदेश में आजीवन निर्वासन के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह आजीवन कारावास के प्रति निर्देश है। देखिए, आजीवन जो निर्वासन होता है वो एक्चुअली होता क्या है, पहले कहते थे ना, कभी राजा महाराजाओं के टाइम पर जो पनिशमेंट दिया जाता था, उस पनिशमेंट में आपने एक बार ये ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे कभी कोई राजा कोई किसी को पनिशमेंट देता था, तो उस पनिशमेंट में कहा जाता था कि कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ
आजीवन कारावास से इसे पनिशमेंट दिया गया है, तो इसका मतलब है कि वो उस जगह को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चला जाए, इस राज्य क्षेत्र में उसके लिए अब जगह नहीं है। तो जहाँ पर इस टाइप की कोई बात की जाती थी, तब यहाँ पर ऐसा कहा जाता था कि ये निर्वासन की बात की गई। निर्वासन का मतलब है कि हमारे राज्य को छोड़ करके कहीं दूसरे राज्य में आप चले जाइए। चलिए अब यहाँ पर हम जरा नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा सब क्लोज 2 पर। अब यहाँ पर क्या किया, सब क्लोज 2 से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करें कि यहाँ पर जो आजीवन निर्वासन किसी अन्य विधि के द्वारा अगर कोई पनिशमेंट दिया गया है अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या माना जाएगा, ऐसा माना जाता है कि जैसे वो आजीवन कारावास के रूप में दे दिया गया। अब यहाँ पर अर्थ ये लगाया गया कि अगर किसी को किसी विधि के अनुसार यहाँ पर आजीवन निर्वासन की बात की गई है, तो उसे आजीवन निर्वासन ना मानते हुए हम यहाँ पर ये मानेंगे कि इसको आजीवन कारावास का पनिशमेंट दे दिया गया है। क्लियर है गाइस सभी को? ठीक है, चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सब क्लोज 2 में। सब क्लोज 2 में देखिए ज़रा क्या कह रहे हैं ये, हर मामले में जिसमें कि किसी अवधि के लिए निर्वासन का दंडादेश दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1955 के प्रारंभ से पूर्व दिया गया है। कब दिया गया? 1955 से पूर्व। और कौन सा? हर मामले में जिसमें किसी अवधि के लिए निर्वासन का दंडादेश दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1955 से पहले दिया गया है, तब अपराधों से उसी प्रकार बरता जाएगा मानो वह उसी अवधि के लिए कठिन कारावास के लिए दंडादेश किया गया हो। कैसे दिया गया हो कि अपराधी से उसी प्रकार बरता जाएगा मानो वह उसी अवधि के लिए कठिन कारावास के लिए दंडादेश किया गया है। तो यहाँ निर्वासन का अर्थ का जो मतलब है वो कैसे लगाएंगे हम, आजीवन कारावास से। और आजीवन कारावास कैसा माना जाएगा कि यहाँ पर कठिन कारावास की बात की गई है। जो कठिन कारावास कहाँ आपने पढ़ा हुआ, कहीं पढ़ा था कठिन कारावास? सेक्शन 53 में यहाँ पर डिफाइन किया गया कठिन कारावास के बारे में। और जो सेक्शन 53 का है कठिन कारावास का मतलब है कि देखिए दो तरह से, जो 4th नंबर का जो पॉइंट है ये, इस 4th नंबर पॉइंट में बताया गया कि दो तरह का कारावास हो सकता है। फर्स्ट बात की गई कठिन और अर्थात कठोर श्रम बात हो सकता है, दूसरा यहाँ सादा हो सकता है। अब किसी को अगर आजीवन कारावास यहाँ पर दिया गया है, कौन सा, आजीवन निर्वासन दिया गया है, तो उसे हम मान लेंगे कि इसको आजीवन कारावास दिया गया आज के लॉ के अनुसार, आज की विधि के अनुसार। और ऐसे जो वो बात की गई है कि अगर यहाँ पर आजीवन कारावास मान लेते हैं अगर हम उसको, तो जो पनिशमेंट होगा वो कैसा होगा, कठिन होगा। ये कहाँ लिखा है, ये आपने सब क्लोज 2 में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जैसे फर्स्ट में आप यहाँ जो सब क्लोज, ये जो फर्स्ट आपने पढ़ा था इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट में आपने पढ़ा कि जो आजीवन निर्वासन है उसको आजीवन कारावास के बराबर समझेंगे। और सब क्लोज 2 में कह दिया कि जो ये आजीवन निर्वासन का जो पनिशमेंट दिया गया था उसको आजीवन कारावास तो समझेंगे, लेकिन ये जो कारावास रहेगा वो सादा नहीं होगा, वो कैसा होगा, कठिन कारावास के रूप में उसको बिताना होगा। इतना क्लियर हो गया सभी को? चलिएगा इस अब हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं सब क्लोज 3 के लिए। 3 की तरफ जरा ध्यान दीजिएगा, सब क्लोज 3 पर जरा ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं। ये आप 3 पढ़ रहे हैं, एक सेकंड गाइस। किसी अन्य तत्व समय प्रवृत्ति विधि में किसी अवधि के लिए निर्वासन या किसी लघुत्तर विधि अवधि के लिए निर्वासन के प्रति चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, कोई निर्देश लुप्त कर दिया गया समझा जाएगा। देखिए जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो जो आजीवन से रिलेटेड अगर कुछ भी यहाँ पर बात करते हैं, ये देखो क्या कर रहे हैं कि किसी अन्य तत्व समय प्रवृत्ति विधि, कोई भी विधि जो प्रेजेंट में लागू हो, मैं किसी अवधि के लिए निर्वासन, किसी भी अवधि के लिए निर्वासन, 1 महीने 2 महीने ऐसा कुछ भी हो सकता है, किसी लघुत्तर अवधि के लिए निर्वासन के प्रति चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, कोई निर्देश लुप्त कर दिया गया समझा जाएगा। तो यहाँ पर क्या मान लेंगे कि आजीवन जो निर्देश दिया गया था, आजीवन निर्वासन का जो दिया गया थोड़े समय के लिए, वो हम ऐसे मान लेंगे कि ये लुप्त कर दिया गया। 4th नंबर पॉइंट पर जरा ध्यान दीजिए, किसी अन्य तत्व समय प्रवृत्ति विधि में निर्वासन के प्रति जो कोई निर्देश हो। अन्य कोई तत्व समय प्रवृत्ति विधि, अन्य विधि का मतलब है कि आईपीसी को छोड़ के कोई और अगर लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल है अगर प्रेजेंट में उस जगह पर जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, या कोई भी व्यक्ति रह रहा है, या कोई भी जहाँ पर क्राइम हुआ है, उस सिचुएशन में अगर यहाँ पर ऐसा है तो फिर उसे हम क्या मानेंगे। तो यहाँ 4th नंबर पॉइंट पर जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, किसी अन्य तत्व समय प्रवृत्ति विधि, तत्व समय का मतलब होता है प्रेजेंट में जो लॉ एप्लीकेबल हो।
उसमें क्या क्या बात कर रहे हैं, ये निर्वासन के प्रति जो निर्देश हो वो क्या होगा। तो निर्वासन की यहाँ पर अगर हम बात करें तो निर्वासन के प्रति जरा ध्यान दीजिएगा, का नंबर पॉइंट में ध्यान के देखेंगे हम लोग यहाँ पर। ये जो का नंबर आप पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है, यदि उस पद से आजीवन निर्वासन अभिप्रेत है, क्या अभिप्रेत है, आजीवन निर्वासन, तो उसका अर्थ आजीवन कारावास के प्रति निर्देश होना लगाया जाएगा। कैसे लगाया जाएगा, ये आजीवन कारावास है। ठीक, ये बात है, ये तो हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, यदि उस पद के किसी लघुतर अवधि के लिए निर्वासन अभिप्रेत है तो यह समझा जाएगा कि वह पद लुप्त कर दिया गया। देखो, अगर यहाँ पर आजीवन निर्वासन की बात करें तब तो हम उसे आजीवन कारावास में कन्वर्ट हुआ मान सकते हैं। और अगर यहाँ पर ये कह दिया गया कि भाई थोड़े समय के लिए, थोड़ी अवधि के लिए है, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि जैसे आजीवन कारावास को लुप्त, ये आजीवन निर्वासन को लुप्त कर दिया गया, जैसे अब है ही नहीं। इतना क्लियर है इसमें। तो आप सीधा सा मतलब ये समझिए कि किसी विधि के अनुसार जब उसने कोई क्राइम किया हो, कब, जब दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1955 के प्रारंभ से पूर्व, मतलब 1955 से पहले अगर उसने कोई भी अपराध अगर यहाँ पर किया हो, तो फिर क्या मान लेंगे हम उसको, कि अगर किसी को उस विधि के अनुसार यहाँ पर जब ये जो प्रोसेस थी आजीवन निर्वासन की, तो अब हम मान लेंगे कि वो आजीवन कारावास के रूप में किया गया था। क्योंकि उस समय अगर आजीवन निर्वासन दिया होगा, उसको अगर बंद कर दिया गया हो किसी जेल में, तो वो अभी भी प्रेजेंट में हो सकता है। क्योंकि 1955 और अभी कितनी चल रही है, 2020, और करीब 70 साल के कुछ लोग होंगे, एक आध जो बच्चे होंगे तो बचे हों, नहीं तो मुझे लगता है कि जेल में 70 साल कोई भी व्यक्ति जीवित रह जाए मुश्किल होता है। बाहर हम लोग रह नहीं पाते, जेल में कैसे रह जाएंगे। तो हो सकता है कोई हो जीवित, तब भी उस पर कैसे माना जाएगा कि इसके आजीवन कारावास से रिलेटेड है। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 54, सेक्शन 54 में अगर हम बात करें कि मृत्यु दंडादेश का लघुकरण, ये बहुत वीआईपी सेक्शन है, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे हम समुचित सरकार की, यानी कि अप्रोप्रिएट जो गवर्नमेंट है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, हर मामले में जिसमें मृत्यु का दंडादेश दिया गया हो, कोई भी मामला हो जिसमें मृत्यु दंडादेश दिया गया हो, और उस दंड को अपराधी की सम्मति के बिना भी, सम्मति के बिना भी कौन कर सकता है, समुचित सरकार इस संहिता द्वारा उपबंधित किसी अन्य दंड में लघुकृत कर सकती है। कैसे कर सकती है, जो समुचित सरकार है। अब समुचित सरकार का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा जल्दी से, समुचित सरकार का सर एक्चुअल में मतलब क्या है, समुचित सरकार, हाँ बताइए आदित्य जी, बोलिए। सर अगर कोई सेंट्रल वाले मामले होंगे तो उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट समुचित सरकार मानी जाएगी, और स्टेट वाले अगर कोई मामले होंगे तो उनमें स्टेट मानी जाएगी। बिल्कुल, आप जरा यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई केस अगर सेंट्रल में चल रहा है, कोई राज्य क्षेत्र ऐसा है, तो वहाँ पर हम क्या मान लेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट मान लेंगे, सेंट्रल। और अगर स्टेट का मैटर है तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट मान लेंगे। ठीक है, अब ये दोनों में ही, इनको ही हम समुचित सरकार बोलते हैं। तो जिसकी जेल में भी बंद हो, और अगर वहाँ की सरकार चाहे तो किसी भी ऐसे व्यक्ति के जिसको मृत्यु का दंडादेश दिया गया हो, और वो कुछ समय वहाँ पर बिताता है अगर जेल में, तो उस अपराध, उस दंड को अपराधी की सम्मति के बिना, सम्मति की ज़रूरत नहीं, इस लाइन को देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यहीं से बनता है, सेक्शन 54 से, कि मृत्यु दंडादेश को लघुकरण कितने समय में किया जा सकता है, पहला क्वेश्चन। तो पहला तो यहाँ सेक्शन पूछ लिया। दूसरा, जब मृत्यु दंडादेश दिया गया तो क्या उस अपराधी की सम्मति के साथ वो करना चाहिए या सम्मति के बिना। तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन तो ये बनता है कि सम्मति के बिना भी कोई भी समुचित सरकार, समुचित सरकार का मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकार से लेते हैं, जिस सरकार के अधीनस्थ वो जेल हो। आप देखेंगे इस संहिता द्वारा उपबंधित किसी अन्य दंड में लघुकृत कर सकती है। अन्य दंड में कौन कौन से दंड हैं जिसमें लघुकृत कर सकती है, क्या कोई सरकार अलग से अपने लिए कोई पनिशमेंट बना सकती है, तो कौन से पनिशमेंट की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो पनिशमेंट जो भी होंगे वो सेक्शन 53 के अनुसार ही होंगे। आप सेक्शन 53 में आप कहाँ देख रहे हैं, ये है सेक्शन 53। अब 53 के अकॉर्डिंग जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम दंड के कितने पार्ट देख रहे हैं, 5 प्रकार देख रहे हैं, वैसे 6 हुआ करते थे, तीसरा यहाँ पर रिपील हो गया है। तो यहाँ पर 5 में से ही क्या करेंगे, फर्स्ट में से, या तो मृत्यु तो ऑलरेडी उसको दिया ही गया, तो इससे और कौन सा पनिशमेंट है जिसमें चेंज कर सकते हैं, आजीवन कारावास में कर सकते हैं। क्या है, संपत्ति के समापन में कर सकते हैं। सरकार को लग रहा है कि संपत्ति जुर्माना लगा के इसको छोड़ा जा सकता है तो कर सकते, लेकिन मृत्यु ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मृत्यु से अगर सरकार चाहे तो वैसे कर सकती है, लेकिन
अगर यहाँ पर हम देखें कि किसी भी व्यक्ति को जो मृत्यु का कोई पनिशमेंट दिया होगा तो उसने कोई छोटा मोटा अपराध नहीं किया होगा, तो इसका मतलब है कोई ना कोई उसने ऐसा अपराध किया है जिसमें उसको मृत्यु तक ले जाया गया। क्योंकि अपने यहाँ मृत्यु की सज़ा होना का मतलब है ये कि क्रूरतम से क्रूरतम मैटर इसने किया होगा। और अगर मान लेते हैं कि थोड़ी सी गुंजाइश है कि किसी कारणवश से उसने किया हुआ है, तो इसका जो मृत्यु का जो है ये पनिशमेंट, इसको किसमें चेंज किया जा सकता है? आजीवन कारावास में। जनरली जो प्रचलन में है वो यही है कि मृत्यु दंडादेश को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। तो यहाँ पर क्या उसकी सहमति की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 53 का जो सेकंड नंबर का जो पनिशमेंट है यानी कि आजीवन कारावास का, इसको इसमें चेंज किया जा सकता है। कैपिटल पनिशमेंट को यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन 54 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वीआईपी है, इसमें से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप थोड़ा सा इसको तैयार करके रखिएगा। पहला तो इसमें से सेक्शन पूछा जाएगा। दूसरा ये कि क्या उस अपराधी की सम्मति लेना जरूरी है, तो सम्मति के बिना दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन है कि अन्य दंड में लघुकृत कर सकती है, तो अन्य दंड कौन सा हो सकता है? अगर मृत्यु दंड दिया गया है तो यहाँ पर आजीवन कारावास कर सकते हैं। दूसरा कौन कर सकता है, इसका एक ये ऑप्शन भी आता है। ये तीसरा तो ये हो गया, और फोर्थ नंबर का क्वेश्चन ये हो गया। तो ये 4 क्वेश्चन इस सेक्शन से पहले से बनते हैं। इससे संबंधित और डिटेल इसकी केस लॉज वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे समय आने पर। चलिए जरा ध्यान दीजिए, पहले हम इसको चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, फिर इसके केस लॉज की तरफ भी हम चलेंगे। अब देखिए सेक्शन यहाँ 55 पर एक नज़र डालते हैं। देखिए क्या करें, आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। अब अगर यहाँ पर सेक्शन 54 में तो बात की गई कि मृत्यु दंडादेश का लघुकरण किया जा सकता है, क्या आजीवन कारावास का भी लघुकरण किया जा सकता है? लघुकरण का मतलब है कि सेंटेंस को कम कर देना, कुछ थोड़ा सा रियायत वर्त करके उसको थोड़ी कम पनिशमेंट देना। जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, हर मामले में जिसमें आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया, कोई भी मामला हो जिसमें किसी भी व्यक्ति को आजीवन कारावास का पनिशमेंट अगर दिया गया है, तो अपराधी की सम्मति के बिना भी, इसकी अपराधी की सम्मति के बिना भी कौन कर सकता है? समुचित सरकार। उस दंड को ऐसी अवधि के लिए जो 14 वर्ष से अधिक ना हो। इस लाइन को जरा अंडरलाइन कर लीजिएगा। दोनों में से किसी भांति के कारावास में लघुकृत कर सकते हैं। दोनों में से कौन सा? जो फोर्थ नंबर का दिया है, या तो कठिन कारावास में या सादा कारावास में। सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग जो दिया गया है फोर्थ नंबर पॉइंट का, उसमें इसको लघुकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन जब 55 की हम लोग यहाँ पर बात करें कि आजीवन कारावास को कितने समय के लिए, कितने समय में इसको चेंज किया जा सकता है, तो आप यहाँ पर पहले तो सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन को याद कर लीजिए। आजीवन कारावास किसमें दिया गया, मृत्यु दंडादेश किसमें दिया गया। कई बार सीधे सीधे से एडीपीओ में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला जरा यहाँ पर ध्यान देंगे, हर मामले में जिसमें आजीवन कारावास की बात की गई हो, कि आजीवन कारावास का किसी को दंडादेश दिया गया हो, तो कम से कम उसे 14 वर्ष से अधिक ना होगा। और दोनों में से किसी भांति के कारावास की बात की गई। दोनों में से किसी भांति के कारावास का मतलब या तो कठिन या फिर सादा हो सकेगा, दोनों में से कोई सा भी। कौन कर सकता है? समुचित सरकार। अब समुचित सरकार देखिए, मृत्युदंड को भी समुचित सरकार ही कर रही थी, आजीवन कारावास को लघुकृत भी कौन कर रहा है? यहाँ पर समुचित सरकार। यहाँ दोनों ही केसेस में समुचित सरकार ही बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस इतना सभी को? हेलो, थोड़ा से यस हेलो सर, क्लियर है सर। हाँ बताइए, कुछ बोल रहे हैं आप? ठीक है ना, क्लियर है ना सभी को? चलिए अब हम सेक्शन 55A में ज़रा देखते हैं समुचित सरकार क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिसाइड करते हैं, पढ़ते हैं जल्दी। ज़रा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। सेक्शन 55 का में यहाँ पर समुचित सरकार की परिभाषा दी गई है। जो सेक्शन 54 55 में समुचित सरकार पद यूज किया गया है, तो उसका मतलब क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। का नंबर आप जो पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें उन मामलों में केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है जिसमें दंडादेश मृत्यु का दंडादेश है, या ऐसे विषय से जिस पर संघ की कार्यपालन शक्ति का विस्तार है। जरा ध्यान दीजिएगा, जितने भी ऐसे दंड होंगे जो मृत्यु दंडादेश की बात करते हैं, या ऐसे विषय से जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है, तथा उन मामलों में राज्य सरकार, देखिए पहले ऊपर वाले में थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा इसको, केंद्र सरकार की कहाँ बात की गई है,
उन मामलों में केंद्रीय सरकार दंडादेश है, दंड है, दंडादेश है, ठीक है। या ऐसे विषय से जिस पर संघ की कार्यपालन शक्ति हेलो सर। वो सब यहाँ सर पर हम आपकी मान लेंगे। आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है गाइस सभी को? नहीं सर, आ ब्रेक रही हो है सर, अभी जाती है। ब्रेक हो। हेलो, सर ब्रेक करिए। हाँ ब्रेक हो गई थी है ना। एक सेकंड रुकिए गाइस, जरा लाइन पर रहिए प्लीज। यस सर। एक मिनट, क्या किया है? अच्छा, हेलो, अभी ठीक आ रही है आवाज? हेलो गाइस, सर क्लियर है सर। हेलो, यस। अभी क्लियर है? ठीक है, चलिए जरा ध्यान दीजिए। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट। तो केंद्र सरकार के मामले में अगर यहाँ पर देखें, केंद्र सरकार किसमें होगी? जब वह मृत्युदंड से दंडादेश मृत्यु दंडादेश का हो और ऐसे विषय से जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो, ठीक है। 2 पॉइंट तो ये हैं। और किसी भी ऐसे संबंधित अपराध के लिए हाँ में देखिए, राज्य सरकार होगी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, समुचित सरकार की बात करते हैं, तो उस मामले में यहाँ पर राज्य सरकार की बात की गई है जिसके कारण अपराधी दंडादेश हुआ है या अभिप्रेत है, जहाँ की दंडादेश चाहे मृत्यु का हो या नहीं हो, ऐसे विषय से जिस पर राज्य की शक्ति का विस्तार है। ऐसे अपराध इन पर जहाँ पर देखिए राज्य की कार्यपालन शक्ति का विस्तार है, अगर वो है तो वहाँ पर राज्य सरकार की यहाँ पर बात करेंगे। संबंधित किसी भी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं सेक्शन 56 पर, जरा ध्यान दीजिएगा। इसको रिपील्ड कर दिया गया है। कब? देखिए, दांडिक विधि जो थी ना, मूलवंशीय विभेदीकरण का निराकरण अधिनियम 1949 के द्वारा, इसमें क्या था? यूरोपियों तथा अमेरिकियों को कठोर श्रम कारावास का दंडादेश 10 वर्ष से अधिक, किंतु जो आजीवन कारावास से अधिक ना हो दंडादेश के संबंध में, परंतु तो इसको क्या कर दिया गया? ये अब नहीं है, इसको रिपील कर दिया गया। तो अब हमें इसको वैसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑलरेडी रिपील हो चुका है। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 57 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो सेक्शन 57 में यहाँ देखिए, दंडाविधियों की भिन्नों से मतलब क्या है? देखिए, ये सेक्शन भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको भी संभाल करके आपको रखना है और कई बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जरा क्या कह रहे हैं, दंडा विधियों की भिन्नों का गणना करने में आजीवन कारावास जो है को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। अब इसका मतलब समझ में आया आपको? अगर किसी भी व्यक्ति को आजीवन कारावास होता है तो उसे 20 वर्ष के उसमें गिना जाएगा। लेकिन अगर आजीवन कारावास की यहाँ पर बात करते हैं, जिसमें लघुकरण की बात करते हैं, तो सेक्शन अगर हम 55 की तरफ चलें, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, 55 ये रहा। और इस 55 में क्या बात की गई थी कि अगर कोई भी आजीवन कारावास किसी व्यक्ति को दिया गया है ये, तो वो किया जा सकता है 14 वर्ष से अधिक ना हो, इतने तक को उसको कम्प्लीट किया जा सकता है। मतलब उसको लघुकृत कर सकती है। कौन कर सकता है? समुचित सरकार। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब वो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर हम सेक्शन यहाँ पर 57 की बात करते हैं, तो 57 का जो रिलेशन है, बात की गई कि दंडाविधियों की भिन्न कितनी होगी। मतलब अगर दंडाविधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। किसी व्यक्ति को अगर आजीवन कारावास की सजा होती है तो इसको पहले ऐसा काउंट करना होगा जैसे ये इसको 20 वर्ष का पनिशमेंट दिया गया है, ठीक। अब इसे सरकार, समुचित सरकार चाहे तो सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग कम करके इसे 14 ईयर्स में कर सकती है। ये सेक्शन 55 में डिफाइन किया गया है। और कैसे? कठोर या सादा, जैसा भी सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 58 जो ये था ना, इसको भी निरसित कर दिया गया, मतलब रिपील कर दिया गया। पहले था और अब ये नहीं है, तो इसको हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
और सेक्शन 59 में भी वही सेम कंडीशन है, जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 59 में क्या कह रहा है यहाँ पर, कारावास के बदले में निर्वासन क्या होता, तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, दंड तृतीय संहिता संशोधन अधिनियम 1955 की धारा 117 और अनुसूची द्वारा 1 जनवरी 1956 से इसको भी रिपील कर दिया गया, तो अब भी ये पढ़ना नहीं है अपने को। अब जरा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सेक्शन 60 की। तो सेक्शन 60 में जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं। सेक्शन 60 यहाँ पर बात कर रहे हैं, दंडादेश का कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या इसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। देखिए, दंडादेश कारावास के कतिपय मामलों, कुछ मामलों में क्या हो सकता है, संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग, या तो पूरा कारावास वो है, कैसे कठिन भी हो सकता है, सादा भी हो सकता है, ये उस मामले के ऊपर डिपेंड करेगा। हर मामले में जो ध्यान दीजिएगा, हर मामले में जिसमें अपराधी दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय है, वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडादेश देगा सक्षम होगा कि दंडादेश में यह निर्दिष्ट करे कि ऐसा संपूर्ण कारावास कठिन होगा या ऐसा संपूर्ण कारावास सादा होगा, दोनों में से कोई भी, या यह कि ऐसे कारावास का कुछ भाग कठिन या कुछ भाग सादा होगा। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये कैसा, जब न्यायाधीश अपना जजमेंट लिखेगा तो उसमें उसको ये वर्णन लिखना होगा कि ये जो हम यहाँ पनिशमेंट दिया जा रहा है वो पनिशमेंट होगा कैसा, सादा होगा या कठिन होगा। पहली बात तो कि ऐसा संपूर्ण मतलब पूरा जो कारावास दिया गया है तो वो कैसा होगा, कठिन होगा क्या, या फिर संपूर्ण कारावास सादा होगा, दोनों में से कोई भी एक। फिर अगली यहाँ पर बात की गई कि अगर यहाँ पर ये देखा जाए कि कारावास संपूर्ण में से कुछ भाग कठिन होगा और कुछ भाग सादा होगा, ऐसा भी किया जा सकता है। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं आप, सेक्शन 60। तो सेक्शन 60 में ऐसे प्रोविजंस किया गया है। चलिए, ये सभी को क्लियर है ना, इसमें ज़्यादा विशेष टफ नहीं है। सेक्शन अगर हम 61 को देखें तो ये रिपील कर दिया गया है, ये जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर रिपील, ठीक है। अब अगला जरा ध्यान देंगे हम लोग, सेक्शन 62 को भी यहाँ पर रिपील कर दिया गया, ये भी रिपील है, इसको भी अपने को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ये भी दोनों रिपील होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें था क्या है, पहले संपत्ति के समर्पण का दंडादेश दिया जाता था और मृत्यु, निर्वासन या कारावास से दंडनीय अपराधों की बाबत कोई संपत्ति का समर्पण, अगर किसी को मृत्यु दी गई है या निर्वासन या कारावास दिया गया था तो उसके बदले में उसकी संपत्ति का समर्पण कर लिया जाता था। तो अब वो यहाँ से ख़त्म कर दिया गया, रिपील कर दिया गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 63 की तरफ थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। सेक्शन 63 में क्या दिया हुआ, इसको हम लोग एक बार पढ़ते हैं। देखिए जरा सेक्शन 63 क्या कह रहे हैं, जहाँ की वह राशि अभिव्यक्त नहीं है जितनी तक जुर्माना हो सकता है, वहाँ अपराधी जिस रकम के जुर्माने का दायी है वह अमर्यादित है किंतु अत्यधिक नहीं है। तो सेक्शन 63 की बात करें कि रकम कितनी है, अत्यधिक नहीं होनी चाहिए, अमर्यादित तो हो सकती है लेकिन ज़्यादा अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रही है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जुर्माने की रकम कितनी है, जहाँ की राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है, जुर्माने की कोई राशि अभिव्यक्त नहीं की गई कि जितनी तक जुर्माना हो सकता है, तो वहाँ वो कितना जुर्माना देगा, तो वहाँ अपराधी जिस रकम के जुर्माने का दायी है वह अमर्यादित है किंतु अत्यधिक नहीं है। तो वहाँ पर न्यायाधीश जितनी आवश्यक हो उतना वहाँ पर जुर्माना लगा सकता है, पर जुर्माना अत्यधिक नहीं होना चाहिए, अमर्यादित तो हो सकता है। ये सेक्शन 63 यहाँ पर प्रोविजन कर रहे हैं। अब अत्यधिक का मतलब कितना, जैसे कोई मान लीजिए कोई अपराधी है जिसकी अगर हम फाइनेंशियल कैपेसिटी देखें तो वो 25,000 रुपये तक आसानी से जुर्माना भर सकता है, और यहाँ पर जुर्माने की कोई राशि डिफाइन नहीं की गई किसी पनिशमेंट में, तो 25,000 रुपये तक भर सकता है। तो यहाँ पर 50 या 40,000 का जुर्माना तो दिया जा सकता है, जो कैसा होगा, अमर्यादित तो लग रहा है, ये अधिक नहीं है। 40,000 रुपये जिसकी 25,000 रुपये की कैपेसिटी है वो 40,000 रुपये तक का दे सकता है, तभी उसको लगेगा कि हाँ मुझे वास्तविक में पनिशमेंट मिला है। अब ये नहीं कि इसमें 5 करोड़ लगा दिया जाए, 5 करोड़ लगा दिया गया तो फिर ये अत्यधिक हो जाएगा, क्योंकि 5 करोड़ तो ये कभी पटा भी नहीं पाएगा, तो ऐसा पनिशमेंट ना लगाया जाए। चलो ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 64 में देखिए जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश कितना होता है। ये सेक्शन भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट सेक्शन थे उनको मैं थोड़ा सा एक बार नज़र आपके लिए डालना चाहूँगा, जब ध्यान दीजिएगा कौन कौन से हैं, और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।
इस वाले पेज में अगर आप ऊपर से देखेंगे, सबसे पहले तो सेक्शन 53 ही आपको देखना है। ये ज़्यादा आपको लगेगा कि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सेक्शन 53 अपने आप में इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग निर्वासन के प्रतीक। आप ये ऑलरेडी आप समझ चुके हैं इसको। अब दूसरा सेक्शन 54 ये भी है, और 55 ये भी है, और इसके बाद में नेक्स्ट चलिए सेक्शन 57 ये इम्पोर्टेंट है। फिर सीधे सेक्शन 64 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। इनको बार बार थोड़ा सा रिवाइज करना, क्योंकि कंपटीशन में इस चैप्टर से 1-2-4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश कितना होगा? तो क्या कह रहे हैं, कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय अपराध के हर मामले में जिसमें अपराधी कारावास सहित या रहे जुर्माने से आदेश दंडादेश हुआ है। क्या कह रहे हैं कि कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय अपराध के हर मामले में जिसमें अपराधी कारावास सहित या रहित जुर्माने से दंड, जिसमें जुर्माना तो लगा ही गया है, कारावास दिया गया हो या फिर ना दिया गया हो। सेक्शन आप 64 पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होगा देखिए, जरा ध्यान दीजिए। तथा कारावास या जुर्माना अथवा केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध के हर मामले में जिसमें अपराधी जुर्माने से दंडादेश हुआ है, केवल जहाँ पर जुर्माना दिया गया है वहाँ वह न्यायालय जो ऐसे अपराध को दंडादेश करेगा सक्षम होगा कि दंडादेश द्वारा निर्देश दे कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में जो न्यायालय ये पनिशमेंट लगा रहा है कि केवल जुर्माना दे रहा है, तो वो ये भी लिखेगा कि अगर जुर्माना ना दिया जाए इसके द्वारा तो क्या होगा इसके लिए। तो अपराधी को अमुक अवधि के लिए कारावास भोगेगा। कितनी अवधि के लिए कारावास भोगेगा ये न्यायाधीश लिख करके देंगे उसमें जजमेंट में। आप जरा ध्यान दीजिएगा, जो कारावास या अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा, तो जो कारावास पहले दिया गया था उसके अतिरिक्त उसको भोगना पड़ेगा जिसके लिए वह दंडादेश हुआ है या जिससे वह दंडादेश के लघुकरण पर दंडनीय है। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जितना भी पनिशमेंट दिया गया था, जैसे मान के चलते हैं किसी केस में किसी व्यक्ति को कोई पनिशमेंट दिया गया हो और उस पनिशमेंट में मान लो उसको 2 साल की सज़ा दी गई, तो 2 साल तो उसको वो पहले वाले भोगने ही पड़ेंगे, और 2 साल के बाद भी यहाँ पर उसको अलग से जो जुर्माना ना देने पर, जैसे मान लीजिए ए नाम का एक व्यक्ति है, इसको जो पनिशमेंट दिया गया तो 2 साल प्लस 2000 रुपये का फ़ाइन लगा दिया गया, ऐसा कर दिया गया। तो 2 साल तो ये है ही। अगर अब वो फ़ाइन नहीं देता है तो इसका डिस्क्रिप्शन भी न्यायाधीश लिखेगा कि अगर ये व्यक्ति जुर्माना ना दे तो उसे कितने दिन का पनिशमेंट और मिलेगा। तो यहाँ पर अगर जैसे उसने कर दिया कितने कि नहीं देता है तो 2 ईयर्स तो ये है, 2 ईयर्स के बाद भी उसको अलग से, तो पूरे 2000 के लिए मान लीजिए बोल देता कि 1 साल का अलग से इसको पनिशमेंट वो भुगताया जाए, जेल में रखा जाए इसको। अगर और कैसे, सादा कारावास। तो यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब अगर ये 1000 चुका देगा तो इसमें से कितना कम हो जाएगा, 6 मंथ कम हो जाएंगे 1 साल में से। और अगर ये पूरा चुका देता है तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं चुकाता है तो 2 साल तो ये और प्लस 1 साल अलग से उसको जेल में बितानी पड़ेगी। ये बात यहाँ पर बोल रहे हैं, सेक्शन आप पढ़ रहे हैं 63। क्लियर हो गया ये सभी को? हेलो गाइस, ऐसा क्लियर सर। लोग बोलते हैं सर। नहीं हो, अच्छी बात। हाँ जी, क्लियर है सेक्शन सर। आप ओके, सेक्शन 64 कंप्लीट हो गया आपका। अब जरा देखिएगा सेक्शन 65 में क्या हो गया। आज आप लोगों की आवाज़ इतनी स्लो क्यों आ रही है, क्या बात है बेटा? सर लग रहा बेटा है नवनीत, क्या बात हो गई? नहीं सर। हाँ सर, हम लोग रायपुरिया सर से मिल के आए हैं। अच्छा ये बात है, अभी खुश नज़र आ रहे हैं आप लोग। तो चलते हैं। जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदेश किए जा सकते हैं, तब जुर्माना ना देने पर कारावास की अवधि। अब यहाँ पर बात ये की गई है कि अगर कोई व्यक्ति, जब कारावास और जुर्माना दोनों आदेश किए गए हों तब जुर्माना न देने पर क्या होगा। अगर किसी को कारावास केवल मिले या जुर्माना मिले, सेक्शन 64 में हमने पहले पढ़ा कि अगर किसी व्यक्ति को केवल जुर्माना दिया गया था और जुर्माना पर ना दे तो वहाँ पर न्यायाधीश को ये बताना होगा,
जजमेंट में लिखना होगा कि कितने दिन का उसे अतिरिक्त दंड भुगताया जाए अगर वो जुर्माना देने में व्यतिक्रम करता है तो। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 65 क्या कह रहा है कि जबकि कारावास और जुर्माना दोनों दिए गए, किसी व्यक्ति को कारावास भी दिया गया और फिर प्लस जुर्माना भी दिया गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, और यहाँ पर तब वह जुर्माना ना दे तो फिर क्या होगा, कारावास की अवधि कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय है, अपराध कैसा हो, कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय हो, तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे। कारावास की उस अवधि की 1/4 से अधिक ना होगा जो अपराध के लिए अधिकतम नियत है। कितना, अपराध के लिए जितना अधिकतम नियत है उससे 1/4 ही दिया जाएगा, उससे अधिक का पनिशमेंट नहीं हो सकता। किसके लिए, जब जुर्माना व्यक्ति ना दे तब। क्लियर हो गया सभी को। देखिए जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय हो तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में, मान लो कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं देता है तो होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे। तो न्यायालय क्या करते हैं, अपराधी को कारावास के लिए निर्देश देगा। अगला ध्यान दीजिए, कारावास की उस अवधि की 1/4 से अधिक ना होगा जो अपराध के लिए अधिकतम नियत है। अपराध के लिए अधिकतम समझ में आ गए, जैसे किसी में 3 साल का पनिशमेंट दिया गया तो 1/4 दिया जाएगा, ठीक। तो 1 साल में कितना हो गया, इसके हिसाब से कैलकुलेशन करके 1/4 1 साल का निकाल करके टोटल जितना होगा उसका 1/4 हिस्सा उसको दिया जा सकता है। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सेक्शन 66 में जरा ध्यान देंगे, जुर्माना देने पर किस भांति का कारावास दिया जाए। अगर जुर्माना ना देने पर किस भांति का कारावास दिया जाए, ये यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, जुर्माना ना देने पर। तो देखें क्या करें, वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के लिए अधिरोपित करे ऐसे किसी भांति का हो सकेगा जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडादेश दिया जा सकता है। कैसा होगा, अगर जुर्माना नहीं दिया जाए तो उसमें जैसा उस अपराध के लिए डिस्क्राइब किया गया हो वैसा ही पनिशमेंट उसको दिया जाएगा। कब दिया जाएगा, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा वीआईपी सेक्शन भी है, इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति जुर्माना ना दे तो उस समय क्या होगा, तो वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के लिए, न्यायालय जो है ना वो जुर्माना देने में अगर व्यतिक्रम होता है उसके लिए अधिरोपित करे तो ऐसा किसी भांति का हो सकेगा जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडादेश किया जा सकता था। अगर मान लीजिए न्यायालय ने कोई केस उसके पास आया, उसमें सबसे पहले न्यायालय क्या देखेगा कि इसमें क्या दिया जा सकता है, किसी को कारावास कैसा कठिन का प्रोविज़न है, सादा का प्रोविज़न है, कैसा प्रोविज़न है। अगर उसी केस में केवल वो जुर्माना लगाता है तो अगर वो जुर्माना देने में व्यतिक्रम करे तो उस कंडीशन में ये किया जा सकता है कि उसमें सादा या कठोर जैसा उसमें उपबंधित हो उस केस के लिए वैसा उसको देना पड़ेगा और वो व्यक्ति वैसे ही पनिशमेंट यहाँ पर भोगेगा। सेक्शन 66 को ज़रा ध्यान से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं, जैसे ही कहा गया कि जुर्माना ना देने पर किस भांति का कारावास होगा तो जनरली लोग टिक कर देते हैं सादा होगा। लेकिन यहाँ सेक्शन 66 के अनुसार अगर ऐसा पूछा जाए कि धारा 66 के अनुसार कैसा हो सकता है तो आपको बताना जैसा अपराध में वर्णित हो वैसा ही उसको दिया जा सकता है। क्लियर हो गया क्या सभी को ये बात? हेलो, यस यस सर, क्लियर है सर। ठीक है, चलो आप जरा ध्यान दीजिएगा। अगला नेक्स्ट, जहाँ क्लियर ना हो वहाँ बता दीजिएगा, वहाँ फिर हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे। देखिए सेक्शन 67 में ज़रा ध्यान दीजिएगा, जुर्माना ना देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो। अब अपराध केवल ऐसा हो कि जहाँ पर केवल जुर्माना ही लगाया जा सकता है तो वहाँ पर उसके लिए क्या पनिशमेंट होगा। देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो, कैसा हो, जुर्माने से, तो वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरोपित करे सादा होगा। कैसा होगा, सादा। अब जरा ध्यान दो, सेक्शन 65 और 67 में थोड़ा सा कंपैरिजन कर दे सकते।
तो यहाँ क्या कहा गया था, यहाँ कहा गया था कि 1/4 से अधिक ना होगी, जितना अधिकतम होगा। फिर अगली बात क्या की गई, सेक्शन 66 को थोड़ा सा ध्यान से देखिए फिर से। ये क्या कह रहे हैं कि जब जुर्माना ना देने पर किस भांति का कारावास दिया जाए। तो सीधी सी बात की गई कि न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के लिए अधिरोपित करे और ऐसा किसी भांति का भी पनिशमेंट हो सकेगा जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडादेश किया जा सकता था। अगर कठिन कारावास से उसको दंडादेश किया जा सकता था तो वैसा उसको दिया जा सकता, जुर्माना अगर नहीं देता है तो उस सेक्शन के लिए। और जहाँ पर ध्यान देना, जहाँ पर किसी केस में केवल जुर्माना ही लगाया जा सकता है तो उस केस में केवल सादा होगा। सेक्शन 67 को जल्दी से बताओ, कंफ्यूज हो गया क्या? सर क्लियर है सर, अच्छे से आगे सर। अच्छे से आ गया, ठीक है। चलो जरा ध्यान दीजिए। अब सेक्शन 67 जो यहाँ पर बोल रहा था कि जब अपराध केवल जुर्माने से हो तो वहाँ पर दंडनीय हो तो केवल सादा कारावास होगा। और अगर केवल किसी उसमें पनिशमेंट अगर ऐसा होता हो कि उसमें कठिन कारावास भी दिया जा सकता हो तो यहाँ पर सादा नहीं, वहाँ पर कठिन भी दिया जा सकता है। और जहाँ पर केवल कारावास और जुर्माना से दंडनीय जो होंगे वहाँ पर कैसा हो सकता है, 1/4 से तो अधिक नहीं होगा, लेकिन जो पनिशमेंट होगा वो सादा की जगह कठिन भी हो सकता है। आप जरा ध्यान दीजिएगा। तो वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दिशा में अधिरोपित करेगा वह कैसा होगा, सादा होगा यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर, जब जुर्माना ना देने पर कारावास केवल जुर्माने से दंडनीय हो। जहाँ पर कारावास जबकि केवल जुर्माने से दंडनीय हो उस सिचुएशन में यहाँ पर सादा होगा। और वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे निम्न मापमान से अधिक नहीं होगी। अर्थात कितना होगा, देखिए जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जबकि जुर्माने का परिणाम 50 रुपये से अधिक ना हो तब कितना होगा, 2 मास। और जबकि जुर्माने का परिणाम कितना हो, 100 रुपये से अधिक ना हो तब कितना होगा, 4 मास से अधिक की अवधि के लिए। तथा किसी अन्य दशा में उसमें 6 मास से अधिक की अवधि नहीं होगी। कब, जब मैटर केवल जुर्माने से दंडनीय हो तब की बात कर रहा है। सेक्शन 67 क्लियर हो गया सभी को? ये आप बना सकते हैं, आप बना सकते हैं। जी बताइए। हेलो, क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर है सर। क्लियर है, ठीक है। चलो फिर आगे ध्यान दीजिए। आप इसमें लिख सकते हैं 50 रुपये बराबर 2 महीने और 100 रुपये बराबर, ऐसे आप इसको लिख लीजिए, है ना। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन 68 में जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 68 ये जो आप हैं इसमें पढ़ रहे हैं आप लोग, सेक्शन 68 पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान हो जाना। जब कोई व्यक्ति जुर्माना दे देता है तो उसके कारावास का पर्यवसान हो जाएगा, जैसे कि तो उसका जो कारावास दिया गया है जुर्माना न देने के लिए वो माफ़ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में अधिरोपित कोई कारावास जब पर्यवसित हो जाएगा। कब, जब वह जुर्माना या तो चुका दिया जाए या विधि की प्रक्रिया द्वारा उसको उद्धृत कर दिया जाए। तो विधि की प्रक्रिया क्या है, जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू, यानी कि जब सुनवाई की गई, सुनवाई में किसी न्यायालय के द्वारा उसका जुर्माना माफ़ कर दिया गया है तो भी उसे छोड़ दिया जाएगा। केवल उसे जुर्माना ना देने के लिए अगर जेल में बंद किया है तो सेक्शन 68 के अनुसार। ये कंपटीशन के लिए थोड़ा सा वैसे ही है, बस इसको देख लीजिए थोड़ा सा कि जब जुर्माना नहीं दिया या जुर्माना चुका दिया जाए तो क्या होगा, वो छोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 69 की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम लोग। सेक्शन 69 आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सेकंड की गाइस। हाँ जी, सेक्शन 69 देखिए जरा ध्यान दीजिए। सेक्शन 69 पर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सेक्शन 69 में जब जुर्माने के आनुपातिक भाग के दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान, जैसे मान लीजिए कितना उसका 50% अगर अमाउंट चुका दिया गया तो उसकी आधी सज़ा माफ़ हो जाएगी। अगर 1/4 चुका दिया गया तो उसकी 1/4 सज़ा माफ़ हो जाएगी।
तो सीधी सी बात है, जितना जितना वो पैसा चुकाता जाएगा जुर्माने का, उतना उतना उसका दंड माफ़ होता जाएगा। सेक्शन 69 यही बोलता है। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए नियत की गई कारावास की अवधि या अवसान हो जाने से पूर्व जुर्माने का ऐसा अनुपात चुका दिया या उद्घृत कर लिया जाए कि देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास की जो अवधि भोगी जा चुकी हो वह जुर्माने के तब तक ना चुकाए गए भाग के अनुपातिक से कम ना हो, तो कारावास पर्यवसित हो जाएगा। ये बात समझ में आई? क्या हुआ, क्या कह रहे हैं? यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए नियत की गई कोई कारावास की अवधि, जरा ध्यान दीजिएगा, अवसान होने से पूर्व जुर्माने का ऐसा अनुपात चुका दिया जाए। अनुपात का मतलब वही है, जैसे किसी पर अगर 100 रुपये का पनिशमेंट लगाया गया था और उसको कितनी दी गई, 4 माह की सज़ा दी गई, ठीक है। तो 4 माह में अगर यहाँ पर इसको 50 रुपये चुका दिए जाएँ तो 2 महीने मान लीजिए उसने सज़ा काट लिया हो, फिर 50 रुपये चुका दिए गए तो बचे 2 माह की सज़ा उसकी माफ़ हो जाएगी। क्लियर है ना सभी को गाइस? हेलो। यस सर। यस वही सर। इसी एग्जाम्पल में यही बताया गया है, आप लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता इसको ज़्यादा समझाना चाहिए। चलो, इनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको लगाने ज़रा ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि अभी जो भी एडीपीओ का एग्ज़ाम होना है उसमें सब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप ही आपसे पूछा जाना है। तो सबसे ज़्यादा अभी मैं आपको इसकी प्रैक्टिस भी करवाऊँगा, तो आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देते हुए ध्यान रखना कि फटाफट साथ में निपटा देते चलें, क्योंकि फिर अपने पास समय नहीं बचेगा। 6 मंथ में अपने को कंप्लीट करना है। कोरोना अगर ठीक हुआ तो हो सकता है कि विदिन 6 मंथ आपका एग्ज़ाम हो जाए, और जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स हैं उनको देने के लिए भी मौका मिल जाए। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आप गलत ऑप्शन नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए ना इसके ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आप तुरंत लगाते चलिए। 1 लाइन फैक्ट भी हम आपके लिए कंप्लीट करवा रहे हैं, अभी जल्दी से करवाते हैं आपको। जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान उद्घृणी होना संपत्ति को दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती है, सेक्शन 70 के अनुसार है। तो देखिए जरा यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जुर्माना या उसका कोई भाग जो चुकाया ना गया हो, जुर्माना या उसका कोई भाग है जो चुकाया नहीं गया है। फिर यहाँ बात करें, दंडादेश दिए जाने के पश्चात 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय, और यदि अपराधी दंडादेश के अधीन 6 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय हो तो उस कालावधि के अवसान से पूर्व किसी भी समय उद्घृत किया जा सकेगा। और अपराधी की मृत्यु किसी भी संपत्ति को जो उसकी मृत्यु के पश्चात उसके ऋणों के लिए वैध रूप से दायी हो, उस दायित्व से उन्मुक्त नहीं करती है। जरा ध्यान दीजिएगा कि कोई भी व्यक्ति की अगर डेथ हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अपने कर्जों से मुक्त हो गया, तो उसकी जो संपत्ति बची हुई संपत्ति में से उसके कर्जों को पटाया जा सकता है। ये बात समझ में आ गई क्या सभी को? यस सर। हेलो, सर। चलिए सेक्शन 71 में Yes, जरा sir. ध्यान दीजिए। कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए अवधि अपराध के लिए दंड की अवधि। अब जरा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, सेक्शन 71 ये थोड़ा सा वीआईपी है, और इसमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या कोई व्यक्ति ने जो अपराध किए कई भागों से मिलकर बने तो हर भाग के लिए क्या उसे पनिशमेंट दिया जाएगा, और नहीं दिया जाएगा तो फिर कैसे होगा। तो देखिए जरा यहाँ पे इसी बात को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं ये, जहाँ सेकेंड गाइस, जहाँ की कोई बात जो अपराध है और ऐसे भागों में से जिनमें का कोई भाग स्वयं अपराध है मिलकर बनी है। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि जहाँ की कोई बात जो अपराध है और ऐसे भागों से जिनमें का कोई भाग स्वयं अपराध है और मिलकर के बनी है, मतलब गलत कार्यों के द्वारा भी दूसरे बड़े अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग क्या कह रहे हैं, वहाँ अपराधी अपने ऐसे अपराधों में से एक से अधिक के लिए दंड से दंडित ना किया जाएगा जब तक कि ऐसा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित ना हो। मतलब कोई अभिव्यक्त रूप से ना कहे तब तक उसे हर दंड के लिए पनिशमेंट ना दिया जाएगा, केवल उससे बड़े सबसे बड़े दंड के लिए ही उस पर चार्ज लगाया जा सकता है। यहाँ इसका मतलब ये है, जैसे एक व्यक्ति ने एक बार लाठी मारी पर अवैध कार्य, किसी को लाठी नहीं मार सकते, फिर उसने 50 लाठी मारी
तो जो पनिशमेंट उसको 1 लाठी के लिए मिल रहा है वो 50 लाठी के लिए भी मिलेगा। तो यहाँ 50 लाठी के लिए उसको पनिशमेंट देंगे। ऐसा नहीं कि हर एक लाठी के लिए उसको पनिशमेंट काउंट करेंगे, तो उसकी 2-3 बार भी वो जन्म ले लेगा तब भी उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो ज़रा यहाँ ध्यान दीजिए। हाँ, अगर किसी एक्ट में ऐसा लिख दिया गया है अभिव्यक्त रूप से, जैसे कि आप यहाँ पर ये देखिए कह रहे हैं ना कि स्वयं मिलकर बनी हो और ऐसा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित ना हो, तो फिर इसके लिए अलग से नहीं किया जा सकता। जैसे कि सेक्शन 94A के लिए जो अगर इसको पढ़ेंगे हम लोग, तो थोड़ा सा ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, जो सेक्शन 294A की तरफ अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें, तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें लिखा गया कि अगर कोई व्यक्ति जैसे एक बार कोई अपराध करता है, मान लो एक बार कोई अपराध करता है, तो उसको थोड़ा सा कम पनिशमेंट दिया। अगर वो दोबारा करता है तो फिर उसका पनिशमेंट और बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे कई एक्टों में दिया गया, जैसे फूड एंड सेफ्टी जो एक्ट है उसमें भी ऐसा प्रोविजंस किया गया कि जो मिलावटी वाले लोग हैं, अगर वो एक बार मिलावट करने में धोखे से पाए जाते हैं तो उन्हें थोड़े से कम पनिशमेंट में उसको छोड़ दिया जाएगा। और अगर वो दोबारा वो फिर से अपराध करता है तो उसको फिर उससे बड़े अपराध के लिए पनिशमेंट दिया जाएगा। फिर अगली नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, यही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति एक बार चोरी करता है तो उसको थोड़े से कम पनिशमेंट में निपटा दिया जाए। अगर वही व्यक्ति दोबारा से फिर चोरी करता है तो फिर उसे 2 लाख तक का 3 लाख रुपए तक का ऐसा जुर्माना लगाया जा सकता है और उसका पनिशमेंट है ना थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो ये क्या कर देते हैं, यहाँ पर ये बात की गई कि ये अभिव्यक्त रूप से उपबंधित कर दिया गया है कि कोई व्यक्ति अगर एक बार पनिशमेंट ऐसा करता है तो उसके लिए ऐसा किया जाएगा। वही बात अगर यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब तक ऐसा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित ना हो तो हर दंड के लिए, छोटे छोटे अपराधों के लिए नहीं, जो बड़ा अपराध मिलकर के बनेगा, मेन फाइनल जो रिजल्ट आया उसके लिए उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 71 आप पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जहाँ की कोई बात अपराधों को परिभाषित या दंडित करने वाली किसी तत्समय प्रवृत्ति विधि की 2 या अधिक पृथक परिभाषाओं में आने वाला अपराध है, अथवा क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जहाँ की कोई बात अपराधों की परिभाषित या दंडित करने वाली किसी तत्समय विधि की 2 या अधिक पृथक परिभाषाओं में आने वाला अपराध है, अथवा जहाँ की कई कार्य जिनमें से स्वयं एक से या स्वयं एकाधिक से अपराध गठित होता है मिलकर भिन्न अपराध गठित करते हैं, वहाँ अपराधी को उससे गुरुतर दंड से दंडित ना किया जाएगा। जो ऐसे अपराधों से किसी भी एक के लिए वह न्यायालय जो उसका विचारण करे उसे दे सकता है। तो गुरुतर का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप ऐसे पनिशमेंट के लिए बात नहीं करेंगे, इकट्ठा उसको एक पनिशमेंट दे देंगे। छोटे छोटे अपराधों के लिए जैसे एक डंडा दिया, फिर दूसरा डंडा दिया, फिर तीसरा डंडा दिया, अगर ऐसा कोई भी हर डंडे के लिए पनिशमेंट नहीं डिसाइड किया जा सकता। तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक चीज़ और ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जहाँ की कोई बात अपराध को परिभाषित या दंडित करने वाली किसी तत्व समय प्रवृत्ति विधि 2 या अधिक पृथक परिभाषाओं में आने वाला अपराध है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, कई बार ऐसा भी होता है कि अगर 2 अपराधों से मिलकर के वो एक अपराध बन जाता है। पहले उसने चोरी की, फिर उसने मर्डर किया, फिर उसने और भी सारे काम किए। ऐसे अगर कोई व्यक्ति करता है कि जिसमें अलग अलग अपराध करे और अलग अलग सेक्शन के द्वारा उसे पनिशमेंट दिया जा सकता है, तो बिल्कुल उसे पनिशमेंट मिलेगा। इसके लिए फिर उसे गुरुतर वाला दंड नहीं दिया जाएगा। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, ये बात क्लियर हो रही क्या आपको सेक्शन 71 का? यस सर। यस सर। इसका देखिए ये इलस्ट्रेशन पर थोड़ा सा ज़रा ध्यान दीजिएगा, इलस्ट्रेशन क्या कह रहे हैं इसके लिए थोड़ा सा हम क्लियर हो जाएगा, इसको समझेंगे तो। देखें ज़रा क्या कह रहे हैं, का या पर लाठी से 50 प्रहार करता है। कितने प्रहार करता है? 50। ये बार बार इलस्ट्रेशन पूछा गया है, ज़रा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ हो सकता है कि का ने संपूर्ण मारपीट द्वारा उन प्रहारों में से हर एक प्रहार द्वारा जिनमें से वह संपूर्ण मारपीट गठित है या कि स्वेच्छा उपपत्ति कारित करने का अपराध किया हो। क्या किया है? या कि स्वेच्छा उपपत्ति कारित करने का अपराध किया हो। यदि का हर प्रहार के लिए दंडनीय होता तो वह हर एक प्रहार के लिए 1 वर्ष के हिसाब से 50 वर्षों के लिए कारावासित किया जा सकता था। तो किंतु वह संपूर्ण मारपीट के लिए केवल एक ही दंड से दंडनीय है, तो उसको अलग अलग दंड नहीं दिया जा सकता। ठीक है, ये बात इसका दृष्टांत बोला सेक्शन 71 की तरह। अगला जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर,
खा, किंतु यदि उस समय का या को पीट रहा है माँ हस्तक्षेप करता है। ध्यान देना, ये दोनों इलस्ट्रेशन कई बार एग्जाम से पूछे गए सीधे सीधे। किंतु यदि उस समय जब का या को पीट रहा है माँ हस्तक्षेप करता है और का माँ पर शासक प्रहार करता है, तो यहाँ माँ पर किया गया प्रहार उस कार्य का भाग नहीं है जिसके द्वारा का या को स्वेच्छा उपपत्ति कारित करता है। इसलिए का या को स्वेच्छा कारित की गई उपपत्ति के लिए एक दंड से और माँ पर किए गए प्रकार के लिए दूसरे दंड से दंडनीय है। तो ये बात समझ में आई जो लास्ट में ये वाला जो एग्जाम्पल आपने पढ़ा हुआ था। एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस, एक मिनट। हाँ ये देखो, ये वाला जहाँ वाला जो आप देख रहे हैं, सेकंड के ये वाला, ठीक है। तो ये खा वाले से मिल करके बनता है कि जहाँ अलग अलग कार से अलग अलग अपराध गठित हो रहा हो तो वहाँ उसे अलग अलग पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। बाकी के लिए वैसे एक ही दिया जा सकता है अगर हम इसके ऊपर वाले पैराग्राफ की बात करते हैं तो। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस इसको? ये दोनों इलस्ट्रेशन पर ध्यान रखिएगा, ये दोनों पूछे जाते हैं सेक्शन 71 से रिलेटेड हैं। बस थोड़ा सा और बचा है, 5 मिनट में हम इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा, थक तो नहीं गए आप लोग? हेलो गाइस? नो सर, नहीं सर। नो सर, नो सर। नहीं, थोड़ा सा पढ़ लो क्योंकि पेपर आ गए इसलिए कह रहे हैं, है ना। देखो पेपर आ गए, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तैयार हो ना गाइस? यस सर, हेलो, यस सर। तैयार हो ना? यस सर, क्या है रेडी देखो, सर। बहुत सभी लोग हैं, अभी हो सकता है 6 मंथ में वैकेंसी आ जाए। अगली बार अगर आप थोड़ी सी तैयारी कर लोगे तो गारंटी है कि आप लोग गजेटेड ऑफिसर बन जाओगे। अब अटेस्टेड वाला मैटर खत्म हो गया, नहीं तो सुबह सुबह सोने से जगने से पहले ही लोग आ जाते थे, लिया भैया ने टेस्ट करवा दिया सवेरे से, तो परेशान हो जाते। आप लोग ना वैसे ही परेशान हो जाया करोगे। तो बस थोड़ी सी तैयारी करनी है, काम हो जाएगा अपना जल्दी से। कुछ नहीं, केवल ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है, डरने की ज़रूरत है नहीं। कुछ समय बाद थोड़ा सा जीएस भी हम लोग पढ़ लेंगे तो उससे काम हो जाएगा। सर और इसमें एक भी मेंस ये नहीं लिखना होगा? नहीं, लिखने की क्या ज़रूरत है, टिक टिक करना है। पहला मेंस नहीं पेपर हो। होगा जीएस का, दूसरा पेपर लॉ का हो जाएगा, बस पास हो जाओगे। दोनों पेपर कितने मेंस मार्क्स होना के ही होंगे नहीं। सर? 100 नंबर के या 150? देखो दूसरा होता है 300 नंबर का और पहला होगा 150 नंबर का। तो यहाँ पर लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ सिलेबस। एक मिनट बस लाइन पर रहिए, ऑनलाइन आप सिलेबस देख लीजिए। 2 मिनट मूड को जरा फ्रेश कर लीजिए, बस 2-3 सेक्शन बचे हुए, जल्दी से ओपन हो रहा है गाइस, थोड़ा सा समय लेगा। हो सकता है सिस्टम एडवर्टीजमेंट सिलेबस पर चले जाएँ। ये आ जाइए, देखिए। नहीं, पहले हम चलते हैं एग्जामिनेशन प्लान पर। हाँ, एग्जामिनेशन प्लान पर आप आ गए हैं। जर्नल स्टडी फिर पार्ट बी। हाँ, अब आ जाइए। देखिए ये रहा। सबसे पहले देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मध्य प्रदेश। और जो सामान्य ज्ञान का होगा ये कितने का होगा? 150 का। कितने घंटे का है? 3 घंटे का। ठीक, 3 घंटे का ये पेपर है। अगला दूसरा खंडवा में देखिए 300 नंबर का होगा, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 450 रुपये का, सॉरी 50 नंबर का इंटरव्यू, और फिर सीधा यहाँ पे कितना हो गया? 500। बस ये हो गया। बस इसका एक निगेटिव पॉइंट यहाँ पर क्या है, छोटा सा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। गलत उत्तर के लिए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर 50 अंकों केवल ये मेरिट का काम करेंगे, कोई भी न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित नहीं है। 5 नंबर भी होंगे ना तो भी आप इंटरव्यू में पास हैं, 20 नंबर भी हैं तो भी इंटरव्यू में पास हैं। अब मैं जो डिपेंड कर रहा है, ये जो रिटन वर्क जो पेपर आप करेंगे इसमें यहाँ पर डिपेंड कर मिनिमम 40% मार्क्स आने कंपलसरी है। तो आप बस केवल ये है कि एक अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो 3 नंबर का होगा, और अगर आपने एक गलत आंसर दिया तो उसमें से 1 नंबर काट दिया जाएगा। मतलब वो 1/3 वाला जो जैसे पहले चलता था वैसे। ये अब थोड़ा सा पैटर्न ठीक भी लग रहा है क्योंकि इसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा आएंगे
बाकी लोग अपने टाटा चाव चाव हो जाएंगे। ठीक, और ये देखो इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ ऑनलाइन होना है, एग्ज़ाम भी आपका ऑनलाइन ही होगा। और बाकी ये जो परसेंटेज रहती है ना, इस पर आप विश्वास नहीं करना है आपको। 40% ये सिर्फ लिखने के लिए होता है, मेरिट बनाई जाएगी, ये सब कुछ नहीं है। ये आप बिल्कुल ना के बराबर समझ लीजिए कि इसका मतलब कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर मेरिट बनती है, देखिए 40% मिनिमम होता है कि इतना तो आना ही चाहिए आपको, क्राइटेरिया मतलब पास आउट की आप पास होने की कंडीशन कैटेगरी में आ गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पास हो गए हैं और यहाँ पर मेरिट के आधार पर ही आपका चयन होगा, ये बात बिल्कुल फिक्स है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका परीक्षा योजना है, इसको थोड़ा सा कर लीजिए। ये बहुत अच्छा मतलब ये है कि एग्ज़ाम जो आप देख रहे हो केवल 3 घंटे ये 3 घंटे वो, मतलब 6 घंटे दे करके सिंपल से आप एक गजेटेड जॉब आप पा सकते हैं। उसमें कोई ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, मेंस वेंस की जब विशेष वैसी तैयारी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको लगाने होंगे। मेरिट आप अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर 150 में से करीब करीब आपके 120 मार्क्स आने चाहिए। 120 एबव जब आएंगे इसके बाद ही आप इसमें मान कर चलिए पास हो पाएंगे इसमें जीएस में। ठीक, 300 में से अगर आप देखेंगे तो 250 की रेंज तक आप मान के चलिए कि 220 से लेकर के स्टार्ट होगा, 250 और 270 280 के ऊपर भी आपको लोग मिलेंगे। तो मेरिट जो कट ऑफ जाने के चांस है 220 और यहाँ पर 120। इतना अगर आप लेकर के आते हो तो आप जोड़ लीजिए कितने नंबर होने चाहिए, 120 और प्लस 220 तो कितना होगा ये 340 नंबर। 500 में से अगर आपके आएंगे तो आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, माइनस मार्किंग का एक है, ये मेरिट को थोड़ा सा और नीचे गिरा सकता है। अगर यहाँ पर देखें 150 में से अगर आप 75 क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं तो भी आप 50% पर पास होने के चांसेस हो सकते हैं कि जिस व्यक्ति के 50% अंक आ जाएँ तो वो व्यक्ति पास होने के चांसेस की तरफ बढ़ सकता है। तो फिर भी देख लीजिए, आपको सिलेबस ये रहा पूरा, इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो अभी जो इम्पोर्टेंट है उनमें से केवल आपको क्या पढ़ लीजिए, जो मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ कि जिसके पास पुरानी बुक्स पढ़ी हों उनमें से आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, जनजातियाँ ये नहीं बदली जाएंगी, पहले भी थी अभी भी हैं। कला संस्कृति नहीं बदली जाएगी, जो पहले थी वही अभी है, ये दोनों आपको अलग से वो करना पड़ेंगे। ठीक है, त्यौहार, मध्य प्रदेश के त्यौहार ये पढ़ सकते हो। साहित्यकार और उनकी रचना, ये इनमें से कुछ न्यू आ सकती है, इसको ज़रा ध्यान रखिए। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल में बदलाव हो गए हों थोड़े से, उनको आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ज़िला जब चेंज होते हैं तो ये पर्यटन स्थल का जो प्लेस होता है वो बदल जाता है, तो ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रिसेंट जो आप बुक लेंगे अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इसके लिए कुछ और नई बनने वाली हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें नहीं बना। व्यक्तित्व के बारे में नया आपको पढ़ना है, क्योंकि ये थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं। अगला ज़रा ध्यान दीजिएगा, भूगोल में पूरा चेंज हो गया है। पूरा चेंज का मतलब यहाँ पर्वत नदियाँ कहाँ से निकलती थी, कौन से ज़िले से निकलती थी, कौन सी सीमाओं से मिलती थी, ये मध्य प्रदेश की जलवायु आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो, इसमें भी हल्का फुल्का चेंज होगा, ये भी चेंज होंगे इसमें भी। और ऊर्जा में भी चेंज होंगे, मध्य प्रदेश सिंचाई से रिलेटेड आंकड़े भी चेंज होंगे। ये क्यों चेंज होंगे, क्योंकि जब सरकार बदलती है, नए ज़िलों का निर्माण होता है, तो चीज़ें इधर उधर अस्त व्यस्त होंगी। तो इसलिए बोल रहे हैं कि पुरानी बुक से आप पढ़ तो सकते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके गलत भी होंगे। फिर बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था की, पढ़ सकते हो। सामाजिक व्यवस्था पढ़ सकते हो, ये जनगणना चेंज होगी। आर्थिक विकास चेंज हो सकते हैं, ये भी सब चेंज हो सकते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा आप वो बात कर सकते हैं। विधानमंडल अभी सरकार नई नई बन गई है, तो फिर ये पूरा ही बदल गया, आप मान के चलिए। अंतर्राष्ट्रीय में समसामयिक घटनाएं रिसेंट आपको पढ़नी रहेंगी, अभी से थोड़ा सा पढ़ना शुरू करेंगे और उस समय तक आपको चलना पड़ेगा। ये भी आपको न्यू बुक से ही पढ़ना है लगातार कंटिन्यू। न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए, तो न्यूज़पेपर मंगाना नहीं है आपको, मोबाइल पर डेली न्यूज़पेपर आते हैं, जो नेशनल लेवल का होगा वही आपको पढ़ना है। ठीक है, नेशनल लेवल का इसलिए क्योंकि उसमें इम्पोर्टेंट और सही घटनाएं और चीज़ें मिलेंगी आपको। सांध वार्ता वगैरह ऐसे न्यूज़पेपर को ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं होते, न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं। खेल कूद प्रतियोगिताएँ ये डेली आपको देखना है, किसने जीता किसने वो किया, ये सारी चीज़ें आपको रिसेंट अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार बदलती रहेंगी। तो हर महीना कोई मासिक पत्रिका अगर कोई आती है तो उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वो उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। 1 घंटा दिन में इसके लिए आपको निकालना, केवल पढ़िए रफली।
न्यूज़पेपर से भी काम हो जाता है। और फिर जन कल्याणकारी योजनाएं, इसके लिए मध्य प्रदेश से बहुत सारी वेबसाइट दी गई हैं, वहाँ पर आपको मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाएं कौन कौन सी हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। फिर सूचना संचार प्रौद्योगिकी में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पेपर आ सकता है, ये पढ़ना है आपको अलग से। रोबोटिक्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल क्या होते हैं, ये ज़्यादा चेंजेबल नहीं है। ई गवर्नेंस कोई चेंजेबल नहीं है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी ज़्यादा चेंजेबल नहीं है। ये पुराना सिलेबस आप पढ़ सकते हो, पुरानी बुक से कोई ज़्यादा इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इतने में से ये फ़र्क पड़ने वाला है मध्य प्रदेश का, इसलिए कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी था, मैंने उनको मना किया कि अभी केवल आप कुछ चीज़ें पढ़ सकते हैं, पूरी नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक, एडीपी सिलेबस अगर यहाँ देखें तो ये ऐप सब डाउनलोड कर लीजिए और उन पर सर्च कर लीजिएगा जिनसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर संशोधन हुए हों उनके अकॉर्डिंग। चलिए हम अब चलते हैं सीधे, इसको छोड़ते हैं यहीं पर और आगे कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। चलिए सेक्शन हम 72 की तरफ थोड़ा सा चलते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। तो सेक्शन 72 में क्या दिया हुआ है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ज़रा ध्यान दीजिए। सेक्शन 72 यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं किसके लिए, एक सेकंड के गाइस। कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए जब निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है, तब क्या होगा। देखिए जरा क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कई अपराधों में से, कई अपराधों की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, थोड़ा सा हम इसको जूम कर लें, हाँ ये थोड़ा सा क्लियर दिखाई देगा। देखिए क्या कह रहे हैं, कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है, तो फिर क्या होगा। देखिए उन सब मामलों में जिनमें यह निर्णय दिया जाता है कि कोई व्यक्ति उस निर्णय में निर्दिष्ट कई अपराधों में से एक अपराध का दोषी है, कई अपराध हैं उनमें से किसी एक का दोषी है, तो क्या होगा, किंतु वह संदेहपूर्ण है कि वह उन अपराधों में से किस अपराध का दोषी है। यदि वही दंड इस अपराध के लिए उपबंधित नहीं है तो वह अपराधी उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जिसके लिए कम से कम दंड उपबंधित किया गया। अगर यहाँ डिसाइड ना हो कि वो किस अपराध का दोषी है, कई अपराध उसमें लगाए गए हैं, तो कम से कम जो जिसमें पनिशमेंट दिया जाता है उससे उसको दंडित किया जाएगा। ठीक है, चलिए ज़रा नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 73 में एकांत परिरोध की बात कर रहे हैं, एकांत परिरोध से रिलेटेड यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा। 73 क्या कह रहे हैं, जब कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाता है जिसके लिए न्यायालय को इस संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास से दंडादेश करने की शक्ति है, तो न्यायालय अपने दंडादेश द्वारा आदेश दे सकेगा कि अपराधी को उस कारावास के जिसके लिए वह दंडादेश किया गया है किसी भाग या भागों के लिए जो कुल मिलाकर 3 माह से अधिक के ना होंगे निम्न मापमान के अनुसार एकांत परिरोध में रखा जाएगा। तो टोटल कितना होगा, 3 मास की अवधि के लिए किसी भी व्यक्ति को एकांत परिरोध या कन्फाइन सॉलिटरी कन्फाइन किया जा सकता है। आप ज़रा देखें यहाँ पर किन किन परिस्थितियों में कैसे किया जाएगा, इसके लिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक ना हो तो 1 माह से अनधिक के लिए, ठीक, और यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक हो तो 1 वर्ष से अधिक ना हो तो 2 माह से अनधिक की समय के लिए उसे कन्फाइन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट किया जा सकता है, एकांत परिरोध। यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक ना हो, ये अधिक हो तो 3 माह से अनधिक। तो सीधी सी बात है, 6 महीने, 1 साल और 1 वर्ष से अधिक के लिए, तो टोटल मिला के 3 महीने से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति को एकांत परिरोध में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, कौन सा सेक्शन आप पढ़ रहे हैं, सेक्शन है 73 जो दे रहा है। ठीक है, और कुल मिला के कितना होगा, 3 मास। और अवधि के लिए यहाँ पर काउंट करते हैं, अगर यहाँ पर पनिशमेंट जो दिया गया 6 महीने दिया गया तो 6 महीने बराबर 1 साल, 1 मास, और जहाँ पर 6 महीने से ज़्यादा हो यानी 1 वर्ष से अधिक ना हो तो यहाँ पर 2 महीने का हो गया, और 1 वर्ष से अधिक की अगर कारावास दिया जा सकता है तो उसमें मैक्सिमम 3 मास तक की बात की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 74 को हम थोड़ा सा यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। सेक्शन 74 में क्या कह रहा है, एकांत परिरोध की अवधि कितनी होगी और कैसे होगी। देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी दशा में भी एक बार में 14 दिन
से अधिक ना होगा। कितने दिन तक की बात की गई है? जैसे 1 महीने देना है तो 1 महीने में भी केवल एक बार में 14 वर्ष दिया जाएगा और उसके बाद नहीं, उसको फिर ब्रेक देंगे, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर दे सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, साथ ही ऐसे एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन कालावधियों से अन्यून अंतराल होंगे, अंतराल मतलब बीच में गैप होगा, और जब दिया गया कारावास 3 मास से अधिक का हो तब दिए गए संपूर्ण कारावास के लिए 1 मास में एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक ना होगा। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को 3 महीने का ही एकांत परिरोध दे दिया गया तो उसमें कितने देंगे? पहले 7 दिन, फिर गैप करेंगे, फिर 7 दिन, फिर गैप करेंगे, फिर 7-7 दिन करके उसको टोटल 3 महीने तक करेंगे। साथ ही एकांत परिरोध की कालावधि के बीच में केवल उन्हीं कालावधियों से अन्यून अंतराल होंगे। कितने? अगर 7 दिन का उसे, जैसे मान लीजिए किसी में 7 दिन के लिए एकांत परिरोध दिया गया तो फिर से 7 दिन का उसको गैप देंगे, फिर अगले 7 दिन बाद उसको फिर 7 तो बीच में जो गैप है ना वो इससे कम नहीं होगा। तो टोटल अगर जैसे मान लीजिए किसी को 6 महीने का पनिशमेंट दिया गया तो टोटल उसको 14 दिन के लिए किया जाएगा, और जहाँ पर किसी व्यक्ति को 3 महीने के लिए किया गया है उसके लिए केवल 7-7 दिन का ऐसे करके उसको दिया जा सकता है। सेक्शन 75 में ज़रा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात अध्याय 12-17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड क्या है? तो देखिए, कोई व्यक्ति का भारत में किसी न्यायालय द्वारा किसी संहिता द्वारा अध्याय 12-17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए क्या किया गया? दोष सिद्ध ठहराए जाने के पश्चात उन दोनों अध्याय में से किसी अध्याय के उतनी ही अवधि के लिए वैसे ही कारावास से दंडनीय किसी अपराध का दोषी हो तो वह ऐसी पश्चातवर्ती अपराध के लिए आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिनकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा। इसका मतलब समझ में आया क्या कह रहे हैं? पूर्व दोष सिद्धि मतलब उसके पश्चात, पहले उसको किया गया, फिर अध्याय 12 और अध्याय 17। तो अध्याय 12 और 17 में क्या दिया गया है? कुछ याद है कुछ इसमें? चैप्टर 12 और 17 के बारे में। चलो मैं आपको लेके चल रहा हूँ चैप्टर 12 और 17 के बारे में। एक सेकंड रुकिएगा गाइस। ध्यान दीजिए, किससे? ऑफेंस रिलेटिंग टू कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टाम्प्स, जहाँ पर सिक्के और जो सील वगैरह रहती है उनसे रिलेटेड हो। और उसके बाद चैप्टर 17 की बात की गई थी संपत्ति से रिलेटेड। एक सेकंड की तरह, हाँ, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ओके, जिसमें चोरी, एक्सटॉर्शन, रोबरी, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई होता, दोबारा से कोई ऑफेंस करता है, अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखो क्या कह रहे हैं ये, इसको थोड़ा समझिएगा। क्या क्या? पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात अध्याय 12 और 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड। पहले पूर्व दोष सिद्धि हो चुकी है, उसके बाद फिर दोबारा से अध्याय 12 या 17 का कोई अपराध करता है तो यहाँ पर क्या होगा? तो क्या कह रहे हैं कि भारत में किसी न्यायालय द्वारा संहिता के अधीन अध्याय 12 या 17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोषी सिद्ध ठहराएगा, और उसके पश्चात दोनों अध्यायों में से किसी अध्याय का, पहले उसको 3 साल का पनिशमेंट दिया गया और फिर अध्याय में से किसी अध्याय के अधीन उतनी ही अवधि के लिए वैसे ही कारावास से दंडनीय किसी अपराध का दोषी हो तो वह हर ऐसे पश्चातवर्ती अपराध के लिए आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा। अगर कोई व्यक्ति बार बार अपराध करता है और चैप्टर 12 से रिलेटेड या चैप्टर 17 से रिलेटेड और ऐसे किसी के अधीन जिसमें 3 वर्ष तक का पनिशमेंट दिया गया फिर करता तो उसे आजीवन कारावास तक दिया जा सकता है, अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, ऐसा किया जा सकता है। और कारावास कैसा होगा? दोनों भांति का कोई भी कारावास हो सकता है, कठिन या सादा। ये यहाँ तक आपने पढ़े चैप्टर 3 के, जो कि सेक्शन 53 से लेकर के आपने यहाँ पर 75 तक ये कंप्लीट किए हुए हैं। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको जल्दी इसको सॉल्व करवाऊँगा जब आप लोगों के पास समय हो तो।
और आप चाहें तो आज भी कर सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर कंटिन्यू करते हैं। 5-10 मिनट का आप ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा सा खा पी लीजिए कुछ, फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर चैप्टर 4 यानी कि साधारण अपवाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इससे पहले आप लोगों से थोड़ा सा पूछना चाहेंगे। हाँ भाई, जल्दी से मुझे बता दीजिए कुछ क्लास के बारे में, कुछ समझ आया कि नहीं आया, या कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, जल्दी से बताइए। क्लियर है बेटा सर। अच्छे नेहा, से क्लियर ऋतु बेटा, है। आदित्य क्लियर है और सर। SMS मैडम, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पर क्लास को अभी तो फिलहाल स्टॉप करते हैं, और क्वेश्चन आंसर के लिए समय मुझे आप बता दीजिएगा कब कंप्लीट करना है, तो उसके अनुसार हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और ठीक है, एमसीक्यू कल सॉल्व करा चलिए लीजिएगा गाइस। सर, तब तक रिवाइज कर लेंगे सर। एक सेकंड सर रुकिएगा वॉइस आ रही है गाइस। मेरी?